Hello class, in this video we will discuss about the chapter number 4 of class 12th NCERT determinant। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिटर्मिनेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 4th डिटर्मिनेंट। देखिएगा क्लास, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम सिंपल सी एक लैंग्वेज में अगर हम समझ लें कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है कैन नॉट बी सॉल्व, यानी मैट्रिक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका हमने पैटर्न समझा था कि मैट्रिक्स क्या थी। मैट्रिक्स इज द कलेक्शंस ऑफ ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ठीक है। यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर की फॉर्म में हमने कुछ नंबर्स को लिखा था और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाना था इसका, कि हमने कॉन्सेप्ट में ये जाना था कि नंबरों का अरेंजमेंट किया, क्यों किया, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो उनको एक किस तरीके से पैटर्न में हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which has unique solution, शॉर्ट में लिख दिया है सॉल्यूशन और नॉट। देखिएगा ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट्स कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये एक सिस्टम्स, लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम होता है जिसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। इस तरीके के कलेक्शंस को हम बोल देंगे क्या, डिटर्मिनेंट्स। तो ऑर्डर्स यहाँ पर जो हैं वो ऑर्डर्स क्या होंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे ऐसी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट भी होंगे, लेकिन उनके क्या होंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर देखिएगा 1 by 1 का हो सकता है, यानी एक रो एक कॉलम, ठीक है। जिस तरीके का एग्जांपल ले लिया हमने, मैट्रिक्स को तो कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते थे, डिटर्मिनेंट को दो लाइंस के बीच में, दैट इज कॉल्ड मॉड भी बोल देते हैं इनको। तो जैसे कि ए अकेला, ठीक है, 1 by 1। अब हमारे पास 2 by 2 भी हो सकता है, एग्जाम्पल ABCD, दो रो दो कॉलम, ठीक है। 3 by 3 का हो सकता है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा ये जो सिस्टम हमने लिख के दिखाया, या तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनको सॉल्व करके एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या फिर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं हो सकता। और डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जा सकता है लेकिन मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता था। तो अब हम क्लास आगे की ओर बढ़ते हैं कि एटलीस्ट इनमें कौन कौन सी वो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में बस ऑर्डर के बेस पर डिवाइड हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अब नंबर 1 नंबर 2 करके। नंबर 1 प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग ऑफ रो विद कॉलम, ठीक है। यानी कि इंटरचेंज किया जाएगा रो का कॉलम से, तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा क्लास में एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या होगा। 1 2 3 था, 4 5 6 और 7 8 9 इस तरीके का डिटर्मिनेंट था। तो मैं कहता हूँ कि क्लास C1 इंटरचेंज, यानी C इंटरचेंज बाय रो, यानी कि कॉलम, सारे कॉलम को रो बना दो या सारी रो को कॉलम बना दो। तो इस तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6, देखिएगा R1 को C1 बना दिया है, R2 को C2 बनाएंगे और R3 को C3, तो 7 8 9। तो देखिएगा दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, लिखने की डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझें इसको क्लास कि इंटरचेंजिंग ऑफ ए रो विद द कॉलम, यानी रो को कॉलम से चेंज करो या कॉलम को रो से चेंज करो, इनमें डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। इफ़ 2 रोज और columns are interchange, then
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो दो रो दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट वही रहेगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपने आप का निगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जांपल ले लिया हमने कि कोई डिटर्मिनेंट ए है, मैट्रिक्स बन गया। डिटर्मिनेंट में साइन ध्यान रखेंगे ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है कि नहीं? ये डिटर्मिनेंट है और हमने कहा क्या कि या तो C1 को इंटरचेंज करा दीजिए C2 से, और जरूरी नहीं है C1 को C2 से इंटरचेंज कराएं, ठीक है, C3 को C2 से, कुल मिला के दो कॉलम होने चाहिए, या फिर R1 को R2 से चेंज करा दीजिए। R1 इंटरचेंज करते हैं R2, बताओ दोनों में से कोई सा ऑपरेशन लगाएं या दोनों लगाएं? तो देखिएगा कोई सा भी एक लगा लीजिएगा। मैं R1 लगा देता हूँ, C1 आप खुद लगा लेना, ठीक है। तो R1 की जगह R2 लिख दो, R2 की जगह R1। तो ये जो है हमारे पास में बाहर माइनस साइन लग जाएगा, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, और R1 की जगह R2 लिख दिया जाता है। A1 B1 C1 A3 B3 और ये रहा C3, दैट इज अ निगेटिव ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का निगेटिव हो गया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप C1 चेंज कर सकते हो C2 से, यानी इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये, तब भी यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे? माइनस। एक नोट पॉइंट है इसमें कि अगर एक ही बार में, यानी कि सपोज दैट कि अब दोबारा से अगर मैं लगाना चाहता हूँ, दोबारा से जो मैट्रिक्स निकल के आई है इसमें फिर से C1 C2 लगाता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्लास यही ध्यान रखना कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो बार ऑपरेशन लगाया जाता है, यानी कि C1 तो इंटरचेंज कर लिया आपने C2 से, और C2 को इंटरचेंज कर दिया C3 से लास्ट में, तो इस तरीके के दो ऑपरेशन कंसेक्यूटिव लग जाएंगे, तो यहाँ पर जो आंसर है वो फर्क नहीं करता, यानी कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा दो कंसेक्यूटिव चेंज के बाद में। ठीक है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्लस था माइनस हो गया, अगली बार फिर से चेंज कर रहे हो तो फिर क्या होगा? माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव चेंज पर क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है। तो उसी प्रॉपर्टी नंबर 3 की जगह 2 में ही इंक्लूड कर दिया है हमने। प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, इफ two row or column are same, then determinant has 0। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्लास कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो हम कह देंगे कि उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे सपोज दैट ABC और अगली में फिर ABC और यहाँ पर लिख देते हैं EFG। तो दो R1 R2 इक्वल हैं, इसी वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? 3rd। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Property number 4, if any row or column is multiplied by constant, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट लिख देते हैं, k से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू of determinant is k time of itself। देखिएगा कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पहले वाले की k टाइम्स हो जाएगी। सपोज दैट कि हमने लिखा कि ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में ए तो नहीं ले सकते, दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं कि ए बराबर है हमारे पास में एक मैट्रिक्स ABC
DEFGHI। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑपरेशन लगाया हमने कि R1 मल्टीप्लाई बाय KR1, ठीक है कि नहीं, यानी कि R1 को कैसे मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा K, क्या बनेगा, K बनेगा, और AK, BK, CK, DEFGH और ये रहा I, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा क्लास कि अगर एक रो एक कॉलम को अगर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पहले वाले की K टाइम्स ही हो जाएगी। अब चीज़ क्लास ध्यान ये रहना है कि अगर सपोज दैट इसमें से कॉमन लेना था, ठीक है, R1 में से कॉमन लेना है तो देखिएगा मल्टीप्लाई यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। अगर R2 से भी कॉमन लेना पड़ रहा है वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, अगर 3 से लेना पड़ रहा है तो R3 का भी कॉमन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जबकि हमारे पास मैट्रिक्स में उल्टा हुआ करता था कि अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी तो आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये नोटेड पॉइंट है इसका, ठीक है, नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा, लिख नहीं रहे इसके बारे में, डायरेक्टली समझ लेते हैं इसको कि क्या होगा। देखिएगा इफ़, चलो लिख लेते हैं, इफ़ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू वेरिएबल। देखिएगा अगर क्या होगा, एक रो या एक कॉलम जो है वो सम होगा किसी भी दो वेरिएबल का, तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सम। यानी कि दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम्स की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। सपोज दैट a प्लस बी, ऐसे लिख लो, a प्लस एक्स, b प्लस बाई, c प्लस जेड, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। तो आप इसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, A, B, C, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है क्लास। प्लस का साइन लग जाएगा। अब जो दूसरे एलिमेंट बचे उनको यहाँ लिख लीजिए, X, Y, Z, A2, A3 और A4, A5, A6 और A7, ठीक है क्लास। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर आप इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दोनों को प्लस करेंगे तब भी आंसर वही आएगा जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आएगा। क्लास अभी हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड रह गया है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए और मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ आगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा, अबाउट R1, R1 के अबाउट खोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, दैट इज द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है और हमें अबाउट किसके खोलना है इसको, और R1 के अबाउट एक्सपेंशन करना है। तो R1 के अबाउट एक्सपेंशन करने के लिए देखिएगा क्लास यहाँ पर आपको ध्यान देना है, R1 दिस इज 1, R1 इज अ दिस इज 1 एंड A1 जिस रो और जिस कॉलम के अंदर आया है उस पूरे को हाइड कर दीजिएगा क्लास। देखिएगा ये आया है इस कॉलम में तो इसको हाइड कर देंगे और इस रो को भी हाइड कर देंगे। तो इन दो को हाइड करने के बाद क्लास क्या बचेगा, सिर्फ यही पोर्शन तो बचेगा। तो इसी पोर्शन को आप लिख लीजिएगा, B2, V3, C2, C3। यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, ठीक है। प्लस का साइन आने के बाद में A2 आएगा, ये वाला A2 R2 का एलिमेंट। अब ये जिस कॉलम में और जिस रो के अंदर आए पूरा हाइड कर दीजिए, ये पूरी हाइड हो जाएगी, ये भी पूरा हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, B1, C1, B3, C3। तो B1, C1, B3, C3। क्लास यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर हमने माइनस पढ़ा है, यहाँ पर ये प्लस क्यों आ रहा है, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट में 11th क्लास में सीखा था फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। ये भी हमने कहा कि ये भी प्लस ही आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं कन्वर्जन करूंगा इसके अंदर, वो भी आपको कर लेना है कि जिस कॉलम में ये A3 आया है और जिस रो में आया है पूरे को हाइड कर दीजिए। बचा B1, C1,
V2 C2, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लास ध्यान रखना कि A1 के अबाउट R1 के अबाउट खोला तो R1 का पहला एलिमेंट लिखेंगे प्रोडक्ट में और इसको हाइड कर देंगे जिस रो जिस कॉलम में आया है, ठीक है, ये कॉलम हाइड और ये रो हाइड, तो यहाँ सिर्फ ये बचा, ऐसे इसको और इसको हाइड कर लेंगे तो ये जो 4 बचेंगे, ऐसे इसको और इसको हाइड कर लेंगे तो ये 2 बचे, तो इसी तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा क्लास, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन यह रहता है कि हम एटलीस्ट कैसे समझें कि प्लस और माइनस का साइन कैसे आएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है R1 के अबाउट खुलवा दे R2 के अबाउट भी खुलवा सकता है। बस क्लास आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, आपको ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, ये A21 होता है, A22 होता है, ये A23 होता है, A31, A32 और A33। बस क्लास यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा कंपेयर कर लेता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि साइन कैसे आएगा। और -1, ये लीजिए -1, A11 के अबाउट खोला है तो A11 यानी 1 + 1, तो ऐसे समझ लो 1 + 1, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, -1 की पावर किसके अबाउट खुला है, A1 + 3 यानी कि 1 + 2, ये वाला खुलाएगा, ठीक है। अब ये बचा तो यहाँ पर भी -1 होगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 3। तो देखिएगा -1 की पावर इवन आएगी, 1 + 1 2 यानी इवन इज अ प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पर साइन प्लस लगेगा। यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, 3, दैट इज अ माइनस, तो यहाँ से क्या साइन लगेगा, माइनस लगेगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा क्लास की 1 + 4 यानी कि 4 इज अ इवन नंबर, दैट्स वाई दिस इज आंसर प्लस। तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे कि -A1 के अबाउट खुलेगा और ये तो प्लस के अबाउट होगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, बाकी ये बॉक्सेस मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। और ये वाला हमारे पास में A3 पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस से खुलता है, फिर अगली बार में माइनस प्लस माइनस से खुलता है, फिर प्लस माइनस प्लस से खुलता है। क्लास अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने R1 के अबाउट बताया है, ऐसे ही सिमिलर एप्लीकेशंस आप C1 के अबाउट लगा सकते हैं, C2 के अबाउट भी लगा सकते हैं, C3। लिखने की फॉर्मेशन मेरी वाली ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही लिखेंगे आप, बस ये साइन का ध्यान रखेंगे कि आपने C1 के अबाउट खोल दिया है, ठीक है। तो C1 के एलिमेंट ये हुए ना, तो C1 के एलिमेंट ये होगा, तो A11 यानी -1 की पावर 1 + 1 दूसरा वाला जो खुलेगा तो वो A22 है या फिर A21 है तो 1 + -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट वाले में कितनी हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप इसका ऑर्डर ध्यान रख लेना और इनके सारे C2 के अबाउट खुला है, C1 के अबाउट खुला है या फिर C3 के अबाउट खुलवाए, आपको खोलना आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करें। धन्यवाद।